बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम वसीम अहमद है और नेचुरल फ्रेगरेंस चैनल में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम खुशबुओं के बारे, परफ्यूम के बारे और इत्र के बारे में बात करेंगे, इनकी हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। तो ये मेरी पहली वीडियो है, इसमें बहुत सारी गलतियां भी होंगी, तो उम्मीद करता हूँ कि इन गलतियों को आप नज़रअंदाज करेंगे और मेरी इस्लाह करेंगे। तो जब हम परफ्यूम या खुशबुओं की बात करते हैं तो इंसान का और खुशबू का एक लाजमी जुज़ है। इंसान और खुशबू एक लाजमी जुज़ है। आप कहीं जाते हैं, किसी महफिल में जाते हैं, तो आपकी खुशबू आपकी पहचान होती है। और आजकल तो ये जदीद दौर के अंदर हर महफिल में, शादी ब्याह हो, कोई तकरीब हो या कहीं जाना आना हो, तो खुशबू एक लाजमी जुज़ माना जाता है और खुशबू के बगैर इंसान खुद को अधूरा अधूरा समझता है। तो अगर हम इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करें या सोचें या पढ़ें तो हमें पता चलता है कि इसकी हिस्ट्री बहुत पुरानी है। तकरीबन जो हमें हिस्ट्री में मिलता है वो 5-6 हज़ार साल पुराने। कदीम मिस्रियों के अंदर मुख्तलिफ राज, बालसाम, मिसाला जात और दरख्तों और जड़ी बूटियों के तेल निकाले जाते थे और अपने इबादात में खुशबुओं का इस्तेमाल करते थे। मुर्दों को पाक करने के लिए मुर्दों पे लगाया जाता था खुशबू मुख्तलिफ किस्म की। और इसके अलावा जो है वो मिस्र के अंदर इंसान को या बड़े उनके बादशाह जो होते थे या उनके मेहमान होते थे, उनको नहा कर खुशबुएं लगाई जाती थी, मुख्तलिफ तेल लगाए जाते थे उनके जिस्मों पर। उसके अलावा इसको खुशबुओं को जो है ना वो उस दौर में बीमारी जो है उससे हिफाजत के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। मतलब कि मुख्तलिफ मसाला जात जो है, दार चीनी, लौंग, इस तरह की चीज़ें जो है इनको पीस कर चमड़े के अंदर वो ताउन की या इस तरह की जो कुदरती बीमारियां होती थी तो वो पहना जाता था, नाक के आगे रखे जाते थे ताकि हम जो है ना वो बीमारियों से या कुदरती बीमारियों से बच सकें। तो ये उनका तरीका इलाज भी था। तो उसके बाद अगर हम अपने ये इस इलाके या हिंदुस्तान की बात करें तो यहाँ भी तकरीबन 5-6 हज़ार साल पुराना जो है ना पुरानी हिस्ट्री मिलती है हमें। मुख्तलिफ जो है वो स्टीम के ज़रिए, भाप के ज़रिए अरक निकाले जाते थे मुख्तलिफ चीज़ों के, फूलों के, दरख्तों के, जैसे कि ऊद है, जैसा कि गुलाब है, जैसा कि मोतिया है। तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो मेन जो मशहूर या पुरानी चीज़ें हैं तो भाप के ज़रिए इनसे अरक निकाला जाता था या तेल निकाला जाता था। तो वो तरीका आज भी हिंदुस्तान में है। अभी भी इंडिया में आसाम के अंदर वही तरीका ऐसे 5,000 साल पुराना जो है वो आप देख सकते हैं यूट्यूब पे भी। इसके अलावा भी आप अगर आप वहाँ के रहने वाले हैं तो आपको पता ही होगा। तो ये उस टाइम का जो है वो तरीका अभी तक वहाँ वही जेन्युइन अभी राइज है। तो जब हम हिस्ट्री की बात करें तो इसकी हिस्ट्री बहुत पुरानी है। मतलब कि ये तो हिस्ट्री में बताया जाता है कि 4,000-5,000 साल पहले किताबों से हमें कुछ मिलता है। हो सकता है मेरा अंदाज़ा इससे भी पुरानी हो, क्योंकि बाइबल के अंदर भी खुशबुओं का जिक्र है, कुरान पाक के अंदर भी खुशबू का जिक्र है, कस्तूरी का जिक्र है और मुख्तलिफ रवायात में, हदीस नबवी में भी हमें जो है वो ज़ाफ़रान का, कस्तूरी का या खुशबू का जिक्र मिलता है। तो मज़हब के अंदर खुशबू का बहुत अहम किरदार है और सारे इंसानियत या इंसान जो भी हैं वो खुशबुओं को पसंद करते हैं। आप जहाँ जाते हैं आपकी एक अपनी खुशबू होती है। लोगों को इतना, अगर आप परमानेंट एक खुशबू यूज़ करें तो लोगों को इतना अंदाज़ा हो जाता है कि खुशबू से वो पहचान लेते हैं कि ये किसने लगाई होगी या ये किसकी खुशबू है। तो खुशबू इंसान की ज़िंदगी का एक लाजमी जो है वो जुज़ है। तो जब हम इत्र के बाद परफ्यूम पे आते हैं तो परफ्यूम एक लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब, पर का मतलब है ज़रिया और फ्यूम का मतलब है धुआं, यानी कि धुएं के ज़रिए खुशबू हवा में उड़ना। पुराना जो लफ्ज़ी मतलब इसका है तकरीबन इस तरह का है। हो सकता है मुझसे गलती भी हो, अगर किसी को पता है तो वो इस्लाह कर दे मेरी। तो
مطلب کہ وہ خوشبو جو انسان کے لگانے کے بعد اڑے ہوا میں اور دور دور تک پھیل جائے. تو جدید سائنس اور ٹیکنالوجی نے اس چیز کو آسان بنا دیا اور مختلف کیمیکل اور مختلف ایلڈیہائڈز لیبارٹری میں تیار کیے، اور جو پرانے طریقے کی خوشبوئیں تھی یا تیل تھے وہ بہت کاسٹلی ہیں، بہت مہنگے ہیں. اگر کوئی آپ کو یہ کہتا ہے کہ یہ اوریجنل گلاب کا یا موتیے کا تیل ہے اور یہ میں 2000 یا 4000 یا 6000 میں آپ کو دوں گا، تو یہ جھوٹ ہے. کیونکہ آپ خود اندازہ اس چیز کا لگائیں کہ اگر 200 کلو 300 کلو یا 400 کلو گلاب ہوتا ہے تو اس کے اندر سے چند 1 گرام جو ہے وہ اس کے آئل کے نکلیں گے. تو وہ کتنا کاسٹلی ہوگا یا کتنا مہنگا ہوگا وہ اندازہ آپ خود لگا لیں. معذرت کے ساتھ گرمی بھی بہت ہے، رمضان بھی ہے اور پسینہ بھی بار بار بہت آ رہا ہے، تو آپ اس چیز کو نظر انداز کیجئے گا. تو اس کے بعد خوشبوئیں کن چیزوں کی بنتی ہیں اور کن کن جڑی بوٹیوں کی بنتی ہیں، پھولوں کی بنتی ہیں، یہ ہم آپ کو ساتھ ساتھ سارے طریقے جو ہے وہ بتاتے جائیں گے. تو ابھی ہم ہسٹری کے بارے میں تھوڑا پڑھتے ہیں. تو 13ویں صدی میں یہ یورپ کے اندر تھوڑی سی چیزیں یہاں سے ایشیا کے اندر سے گئی، اور پھر آہستہ آہستہ یورپ والوں کو اس پر عبور حاصل ہونے لگا اور اس کی تحقیق کرنے لگے. اور پھر آخر کار فرانس کے اندر، فرانس کی ایک ویلی ہے جہاں پہ مختلف قسم کی خوشبودار پھول ہوتے تھے، تو ان سے ان کا رق نکالا جاتا تھا. اور چائنا کے اندر بھی اس کی ہسٹری کچھ ملتی ہے، جاپان کے اندر بھی ملتی ہے، فرانس کے اندر بھی ملتی ہے، اور یونائٹڈ کنگڈم جو ہے اس کے اندر بھی ملتی ہے. تو مختلف قسم کے جو ہے وہ ہسٹری اب جب ہم پڑھتے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ چیز تیار کی، کچھ کہتے ہیں ہم نے اس کا تیل نکالا، اور کچھ کہتے ہیں ہم نے ان پھولوں کا تیل نکالا، یہ ہم نے نکالا ہے. مختلف ملکوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. تو ابھی ہم جو ہے آہستہ آہستہ آپ کو آگے سب ڈیٹیل سے بتائیں گے، اور ہم یہ بھی بتائیں گے اس کو بنانے کے طریقے، اور ہم اس کو بنا کر بھی آپ لوگوں سے شیئر کریں گے. امید کرتا ہوں کہ بھی ویڈیو مزید لمبی ہوگی. آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اور اپنے اس چینل کا بھی. تو نیکسٹ ٹائم میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ پسینے سے بچا جائے، تو ایسی جگہ ویڈیو بنائی جائے جہاں یہ چیزیں نہ ہوں. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو کچھ نہ کچھ تھوڑی بہت جو ہے وہ اندازہ یا اس چیز کا پتہ چل گیا ہوگا. تو ہم انشاءاللہ آپ سے پرفیوم بنا کے اور خوشبوئیں تیار کر کے آپ کو دکھائیں گے اور بتائیں گے. اور آج کے جو جدید پرفیوم ہے، برانڈڈ پرفیوم ہے، مختلف مہنگے ترین پرفیوم ہے، وہ ہم آپ کو بہت کم کاسٹ کے اندر بنا کر دکھائیں گے، تیار کر کے دیں گے. اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.